हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 1 जो है हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 को आधा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस को, मैकेनिज़्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन को, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे, और सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन को भी हम लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे, एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस फॉर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी को, और हमारा डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम हम यहाँ तक जो है लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सॉल्यूशंस व्हेन सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, जब हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली हमारा मिक्सचर होता है हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा वाटर है और वाटर में हमने जो है मिक्स कर रखे हैं हमने शुगर कंटेंट्स को, मतलब शुगर के पार्टिकल्स को हमने वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली हम देखें तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच कैन बी डिजोल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। बेसिकली हमारा सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितनी सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना जो है डिज़ोल्व हो सकता है हमारे 100 ml सॉल्वेंट में। मतलब 100 ml सॉल्वेंट हमने ले लिया है, कांस्टेंट है 100 ml, उसमें हमारा कितना हमारा जो है सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे डिज़ोल्व हो सकते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। जितना ज़्यादा मतलब ड्रग्स के सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं जितने ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो है सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। मतलब ड्रग की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी कुछ टर्म्स दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम बता सकते हैं कि किसी भी ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी कैसी है। अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो वेरी सॉल्युबल आ जाएगा, और हमारा बहुत ही बेकार होगी तो हमारा वेरी इनसॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा एक से कम पार्ट्स सॉल्वेंट में भी हमारा अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं, और ये जो होता है बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, उसे हम कहते हैं वेरी सॉल्युबल। फिर आता है हमारा फ्रीली सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल क्या होता है, जैसे 1 पार्ट ऑफ ड्रग्स ले लिया और हमने 1 से 10 पार्ट जो होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट के होंगे, तो उसमें अगर हमारे अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है तो उसे हम कहेंगे फ्रीली सॉल्युबल। फिर आता है हमारा सॉल्युबल। सॉल्युबल जो होता है वो हमारा वो ड्रग्स होती हैं जो कि 1 पार्ट्स ऑफ ड्रग्स जो है हमारी 10 से 30 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में हमारा जो है डिज़ोल्व होती हैं। ये जो होता है हमारा इसमें स्टिरिंग हमें करनी पड़ती है, मतलब इसको जो हमें मिक्स करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, तभी ये जो हमारा सॉल्युबलाइज होता है। उन ड्रग्स को हम कहते हैं सॉल्युबल्स। फिर आता है हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल हम किन ड्रग्स को कहेंगे, जो कि हमारा 30 से 100 पार्ट जो होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट के रिक्वायर करते हैं, और ये जो होता है हम ये डिज़ोल्व तभी होंगे जब हम इनको जो है हीट देंगे या फिर हमारा जो है टेम्परेचर इनका राइज़ करेंगे, तभी जो है ये हमारा हीट मतलब सॉल्युबलाइज होंगे। फिर आता है हमारा स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा रिक्वायर करती हैं 100 से 1000 पार्ट जो होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट के रिक्वायर करती हैं, और इसके लिए हमें जो है हीटिंग और हमारा स्टीयरिंग दोनों ही करनी पड़ती है। मतलब हमें जो है टेम्परेचर भी राइज़ करना पड़ेगा, और हमें जो है एडिशनल फोर्स भी हमें जो है एडिशनल एफर्ट जो है वो भी हमें लगाने पड़ेंगे विद थ्रू स्टीयरिंग। फिर आता है हमारा वेरी इनसॉल्युबल। वेरी इनसॉल्युबल वो ड्रग्स होती है जो कि हमारा 1000 से 10,000 पार्ट जो होते हैं उस सॉल्वेंट के रिक्वायर करती हैं, और इसमें जो होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑन मैक्सिमम एफर्ट्स, मतलब सभी एफर्ट्स लगाने के बाद भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो हमारी डिज़ोल्व होती है। फिर आता है हमारा लास्ट इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल वो ड्रग्स होती है जो कि हमारा 10,000 से ज़्यादा सॉल्वेंट कंटेंट जो है वो हमारा रिक्वायर करती हैं, और ये जो होता है हमारा नॉट डिज़ोल्व, मतलब ये जो है बहुत ही कम या फिर हम कह सकते हैं ये जो है डिज़ोल्व ही नहीं हो सकती, तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं इनसॉल्युबल। हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि अलग अलग सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होती हैं। जैसे कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारा वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं, और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे नॉन एक्वस सॉल्यूशन या फिर हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में जो होता है उसमें डिज़ोल्व होती हैं। इसमें हमारा सबसे अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो माना जाता है उसे हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स होता है। मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो होती है वो हमारे इथेनॉल में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने की, सॉल्यूशन हमारे कितने तरीके के होते हैं। इसमें हमारा 3 तरीके के जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, फिर आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और फिर थर्ड आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसको आप इस तरीके से समझिए कि इसमें जो होता है फर्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब इसमें जो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम जो है नॉर्मल हमारी कंडीशंस पे हम जितना हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो वो हम ऐड कर सकते हैं सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम जो है नॉर्मल कंडीशन पे और ऐड मतलब जो है और सॉल्यूट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। द कंडीशन वी कैन ईजिली ऐड मोर सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। मतलब हम जो है कोई भी हमारा सॉल्यूशन है वो अगर हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो हम उसमें जो है और सॉल्यूट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे ही। बट हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम नॉर्मल कंडीशन पे जो है हम कितना हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो हम ऐड कर सकते हैं सॉल्वेंट्स में। एक बार हमारा जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हमारा रीच हो चुका है तो हम जो है उसमें एक्स्ट्रा जो है डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे नॉर्मल कंडीशन पे। इसमें जो हमारा नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हमारा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर अगर राइज़ करते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड में। थर्ड आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम जो है और मतलब टेम्परेचर को राइज़ करके और जो है उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो हम ऐड करा सकते हैं। बेसिकली हमारा ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम जो है टेम्परेचर राइज़ करके उसमें और सॉल्यूट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच वी कैन नॉट डिज़ोल्व एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स आफ्टर हीट और बाय अप्लाइंग दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम जो है एक बार हमारा जो है सुपर सैचुरेटेड पॉइंट जो है वो हमारा रीच हो चुका है, फिर हम जो है हीट और हमारा मतलब एफर्ट जो है वो हम अप्लाई करके भी हम उसको मतलब और सॉल्यूट जो होता है वो हम उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। आप इन तीनों सॉल्यूशंस को जो है ईज़िली एक दूसरे से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। चलिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने एक गिलास ले लिया, अब एक गिलास में जो है आपने वाटर फिल कर लिया। अब वाटर फिल करके इसमें जो है आप सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट कौन सा? हमारा NaCl। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो हम ऐड करेंगे। अगर हमने इसमें जो है स्टार्टिंग में 5 ग्राम जो हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये जो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। मतलब इसमें जो है हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही जो हम और ऐड सॉल्यूशन जो सॉल्ट जो होता है वो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है कि हमारा जो 100 ml में जो होता है वो हमारा 36 ग्राम जो है ईजिली सॉल्ट जो है वो हमारा ऐड हो सकता है। तो हमने जो है 5 ग्राम हमने पहले ऐड कर लिया 100 ml में, तो हमने जो है 5 ग्राम ऐड होने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनता है ये हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हम जो है इसको बिना टेम्परेचर चेंज करे हम इसमें और सॉल्यूट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। बट हमारा जो है इसमें हमने 36 ग्राम जो हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब हमने 36 ग्राम सॉल्ट ऐड करने के बाद जो है ये हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बाद फिर जो होता है हमारा, अगर हम 37 मतलब 1 ग्राम भी हम सॉल्यूट अगर इसमें ऐड करते हैं ज़्यादा, तो ये जो होता है वो हमारा डिज़ोल्व नहीं होगा और वो हमारा जो है बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब बिना टेम्परेचर को छेड़छाड़ करे हुए नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो है मैक्सिमम कितना हमारा जो है सॉल्यूट जो है वो हमारा ऐड हो सकता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर आता है हमारा थर्ड आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का आप इस तरीके से एग्जांपल समझिए। जैसे हमारा एक गिलास है, उसमें हमारा 100 ml जो है वो हमारा वाटर फिल है। अब 100 ml वाटर फिल है तो हमने 36 ग्राम तो इसमें पहले से ही हमारा सॉल्यूट था, तो ये जो था हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। बट हमने इसका जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो है मतलब हम जो है इसमें 3 से 4 ग्राम जो है हम और भी सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो वो ईज़िली ऐड हो जाएगा। फिर हमने जो है इसमें 36 ग्राम जो है वो पहले से ही ऐड था, फिर हमने इसमें जो है 4 ग्राम हमने जो है सॉल्यूट वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब 4 ग्राम हमने एक्स्ट्रा ऐड करा तो ये हमारा हो गया सुपर सैचुरेटेड। मतलब हमने हीट अप्लाई करने के बाद जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा 40 ग्राम जो है वो हमारा ईजिली 36 ग्राम हमारा पहले से ऐड था, फिर हमने 4 ग्राम जो है और ऐड कर दिया तो वो हमारा हो गया 40 ग्राम। अब 40 ग्राम जो हमने NaCl ऐड कर चुके हैं तो ये हमारा पॉइंट हो चुका है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर हम इसके द्वारा मतलब इसके आगे अगर हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वहाँ जो है हमारा क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे और वो जो हमारा NaCl हम ऐड करेंगे वो हमारा बॉटम पे जो है हमारा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो वो हमारा पॉइंट आ जाता है सुपर सैचुरेटेड पॉइंट। उसे हम उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब इन सॉल्यूशंस में हम जो है और हीट इंक्रीज करके भी हम जो है कोई भी सॉल्यूट हम ऐड नहीं करवा सकते हैं, तो उस सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 से 3 बार जो है रिपीट हो चुका है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, व्हेन फेवरेबल इंट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट देन सोल्यूट गेट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब बेसिकली हमें इसमें प्रोसेस देखनी है कि कैसे हमारा जो सोल्यूट है वो हमारा सॉल्वेंट में जाके डिजॉल्व हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हमने जो है उसका मैकेनिज्म देखना है, उस प्रोसेस को ही हमने इसमें स्टडी करनी है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके जो होते हैं हमारे 3 स्टेप होते हैं। इसमें बेसिकली हमारा जो है कैसे हमारा जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हमारी इंट्रैक्शन हो रही है, जिसके थ्रू वो जो है हमारा डिजॉल्व हो रहा है, तो वही हमें देखना है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है डिटैचमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। मतलब हमारा जो बल्क सोल्यूट जो होता है वो हमारा उसमें से कोई भी एक सोल्यूट पार्टिकल जो होता है वो हमारा डिटैच हो जाता है। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा ये बल्क सोल्यूट है, सबसे पहले हमने सोल्यूट लिया, सोल्यूट में से हमने जो है एक पार्टिकल जो है वो हमने डिटैच करा दिया, डिटैच सोल्यूट पार्टिकल्स। ये जो होता है हमारा एक पार्टिकल जो है वो हमारा सोल्यूट में से डिटैच हो चुका है, मतलब टूट चुका है। फिर हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। फिर हमारा जो है सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा वैकेंट साइट जो है हमारी फॉर्म होगी हमारे सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट के अंदर हमारा वैकेंट साइट अगर फॉर्म होगी तो हमारा जो है बीच वाला जो हमारा पार्टिकल होता है वो हमारा निकल जाता है इस तरीके से, और ये हमारी जो है वैकेंट साइट यहाँ पर हमारी जो है ये वैकेंट साइट जो है वो हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो है सॉल्यूट लिया, फिर हमने सॉल्वेंट लिया। सॉल्यूट का हमने एक पार्टिकल डिटैच करा दिया और सॉल्वेंट का हमने जो है एक पार्टिकल्स के हमने जो है वैकेंट साइट जो है वो हमने फॉर्म करवा दिया। फ्री सॉल्वेंट पार्टिकल्स, हमारा जो बीच वाला सॉल्वेंट पार्टिकल जो था वो हमारा रिलीज हो चुका है और हमारा बीच में जो है वैकेंसी फॉर्म हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ डिटैच सोल्यूट पार्टिकल्स इनटू सॉल्वेंट। अब जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स डिटैच हुआ था, सबसे पहले हमने जो है सोल्यूट पार्टिकल्स को बल्क सोल्यूट में से हमने जो डिटैच कराया था, वही सोल्यूट पार्टिकल जो है वो हमारा सॉल्वेंट की वैकेंट साइड में जाके अटैच हो जाएगा और हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है उन दोनों की इंट्रैक्शन होती है और ये जो होता है हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। चलिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स। मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट्स के हमें मैकेनिज्म देखने हैं। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं हमारे, इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच रिड्यूस द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इसमें जो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो होता है हमारा एबिलिटी होती है हमारी पोलर सॉल्वेंट्स में हमारा एबिलिटी होती है कि वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड को भी हमारा ब्रेक करवा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, वो सॉल्वेंट जो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमारा फॉर्म करवा देते हैं। इसमें हमारा सॉल्वेंट्स में आ जाता है हमारे एग्जांपल्स में वाटर और इथेनॉल्स। वाटर और इथेनॉल जो होते हैं वो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड आता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व ओनली नॉन पोलर सोल्यूट बाय इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हमारा सिर्फ नॉन पोलर सोल्यूट्स जो है वो हमारा डिजॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब इसमें जो होता है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, बट हमारा पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें हमारे एग्जांपल आ जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के। इसमें आ जाता है हमारा फैट एंड ऑयल्स। ये जो होता है हमारा फैट और ऑयल्स जो होते हैं वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारा सेमी पोलर सॉल्वेंट्स। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, सेमी पोलर सॉल्वेंट्स डिजॉल्व ओनली सेमी पोलर सोल्यूट्स बाय डाइपोल मोमेंट। इसमें जो होता है हमारा ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि हमारा सिर्फ सेमी पोलर सोल्यूट्स को ही डिजॉल्व करते हैं। अब इसमें डिसोल्यूशन हमारी कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। हमारे डाइपोल मोमेंट की हेल्प से जो हमारी डिसोल्यूशन हो रही है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है एसीटोन। सो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स फॉलो लाइक डिजॉल्व लाइक मेथड। मतलब हमारा जो है सभी सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक मेथड जो है वो हमारा यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारा अगर पोलर सोल्यूट होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो हमारा पोलर सोल्यूट्स को ही डिजॉल्व करवाएगा। इसी तरीके से हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो हमारा नॉन पोलर सोल्यूट्स को ही डिजॉल्व करवाएगा। और हमारा सेमी पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा सेमी पोलर सोल्यूट्स को ही डिजॉल्व करवाते हैं। तो इसमें हमारा वही होता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। मतलब जितनी ज़्यादा हमारी इंट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा ही हमारी जो है सोल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स। आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने की हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स, फिर आता है हमारा सेकंड हैंसन सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं हिल्डेब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स।
इट प्रिडिक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। ये जो होता है हमारा किसी भी कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता था। दे गिव द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब हिल्डेब्रांड सॉलिबिलिटी पैरामीटर्स में हमारा जो है एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको याद करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में 10 मार्क्स में आ चुका है। इफ़ सॉलिबिलिटी पैरामीटर्स डिफरेंस इज लेस बोथ कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल विद ईच अदर। अब अगर हमारा जो सॉलिबिलिटी पैरामीटर्स जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा अगर कम होगा तो हमारा जो है दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो हमारा ईजिली सॉल्युबल हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा डेल्टा एस जो होता है वो हमारा ब्यूटेन का होता है वो हमारा 7.1, हेक्सेन का होता है वो हमारा होता है 7.3, और हमारा टोल्यूइन का होता है वो हमारा 8.9, और हमारा बेंजीन का होता है 9.2। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, हमारा ये कहता है कि जितना हमारा सॉल्युबिलिटी पैरामीटर डिफरेंस कम होगा वो कंपाउंड जो आपस में जो होते हैं वो ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ईजिली सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। तो इसमें जो होता है हमारा ब्यूटेन ईजिली सोल्यूबल विद हेक्सेन बट नॉट विद टोल्यूइन एंड बेंजीन। मतलब ब्यूटेन का जो होता है वो हमारा 7.1 है और हेक्सेन का हमारा 7.3 है। तो हमारा ब्यूटेन और हेक्सेन दोनों आपस में जो होता है वो हमारा सोल्यूबल हो जाता है, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से। बट हमारा टोल्यूइन का हमारा आता है 8.9 और बेंजीन का आता है 9.2। तो हमारा ब्यूटेन और हमारा टोल्यूइन में हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसी तरीके से हमारा ब्यूटेन और हमारा बेंजीन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो है ब्यूटेन जो होता है वो हमारा टोल्यूइन और बेंजीन में मिक्स नहीं होता, बट हमारा ब्यूटेन जो होता है वो हमारा हेक्सेन में ईजिली मिक्स हो जाता है। तो वही हमारा बता रखा है। सेकंड आता है हमारा हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स में क्या बताया था, इट प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। ये भी हमारा जो है किसी भी कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करते थे। इट इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स एम हेंसन, मतलब ये जो हमारा डेवलप करा था हमारा चार्ल्स एम हेंसन नाम की किसी मतलब जो हमारा साइंटिस्ट है उन्होंने जो है डेवलप करा था। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। ये जो होता है हमारा 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। इसमें आता है हमारा डेल्टा स्क्वायर टी, फिर आता है हमारा डेल्टा डी स्क्वायर प्लस डेल्टा पी स्क्वायर प्लस डेल्टा एच स्क्वायर। इसमें क्या होता है हमारा डेल्टा टी जो है वो हमारा टोटल हिल्डेब्रांड पैरामीटर है, और डेल्टा डी स्क्वायर जो है वो हमारा एनर्जी फ्रॉम डिस्पर्जन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्पर्जन फोर्स जो होती है उसको हम डेल्टा डी स्क्वायर से मतलब जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है हमारा डेल्टा पी स्क्वायर, एनर्जी फ्रॉम इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज, मतलब इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज को हम जो है डेल्टा पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेल्टा एच स्क्वायर क्या होता है हमारा एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की हमारी जो एनर्जी होती है वो हम डेल्टा एच स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका जो है चार्ट बनता है। सबसे पहले हम तीनों ही एनर्जी को मतलब जो है लिख लेते हैं, फिर उसका जो हमारा टोटल निकाल लेते हैं। जैसे हमारा डी स्क्वायर हमारा डेल्टा डी, डेल्टा पी और डेल्टा एच, इन सब का जो हमारा ऐड करके हम निकाल लेंगे डेल्टा टी। ये जो होता है हमारा टोटल हिल्डेब्रांड पैरामीटर आ जाता है। फिर हमारा आता है मोर नियरेस्ट डेल्टा टी वैल्यू मोर डिजॉल्व विद द ईच अदर, मतलब वही हमारा बता रखा है जो हमारा हिल्डेब्रांड ने बताया था, उसी को हमारा जो है मॉडिफाई करके हमारा हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। इसमें हमारा क्या कहता है कि हमारा जो हमारा डेल्टा टी है जितना हमारा क्लोज होगा उतना ही वो दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो हमारा ईजिली मिक्स हो जाएंगे। वही हमारा जो है हिल्डेब्रांड ने बताया था कि जितना हमारा लेस डिफरेंस होगा उतना ही हमारा जो है ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब जितना हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा लेस होता है उतना ही वो दोनों जो हमारा ईजिली सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये बताया था जितना हमारा जो डेल्टा टी की वैल्यू आसपास होगी उतना ही हमारा जो है ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे में। तो वही हमारा बता रखा है। जैसा हमारा एन पेंटेन और हमारा एन हेक्सेन, इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमारी 14.5 है, तो वो हमारा एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो क्लोरोफॉर्म और हमारा बेंजीन, क्लोरोफॉर्म की हमारी 19 आ जाती है और हमारे बेंजीन की आती है 18.6। तो ये दोनों जो है वो हमारा बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के नियर बाय है। तो ये दोनों जो हमारा ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। और इसी तरीके से हमारा जो है डिसॉल्व होता है एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में जो है वो हमारा इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा डिसॉल्व होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन जो होता है हमारा इट डिस्क्राइब दैट द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे डिसॉल्व हो चुके हैं उसका और हमारा सॉल्वेंट का क्या इंटरेक्शन होता है वो उसे हम कहते हैं सॉल्वेशन। सो इट इज़ जस्ट बिफोर कंडीशन फ्रॉम डिसॉल्व इन विच सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, मतलब किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व होने से पहले उसमें जो है हमारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं सॉल्वेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज। इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसमें जो होता है हमारा सॉल्वेंट अगर हमारा एक्वस होगा तो वो हमारा हाइड्रेशन कहलाएगा, और अगर हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा नॉन एक्वस होता है तो
को हम कहेंगे सॉल्वेशन। मतलब ये जो होता है हमारा नॉन एक्वा सॉल्यूशंस, मतलब नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स के लिए हमारा जो होता है सॉल्वेशन होती है। अदर देन हाइड्रोजन, मतलब नॉन एक्वस कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि हमारा हाइड्रो मतलब वाटर को छोड़ के जो भी हमारे सॉल्वेंट्स बचे होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इसमें हमारा आ जाता है एल्कोहल्स, इथेनॉल्स, मिथेनॉल्स, इन सब को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में जो हमारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं हमारा सॉल्वेशन। तो उम्मीद है गाइस इसको समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट डालने के बाद जो हमारा सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की जो हमारी प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं सॉल्वेशन। इसी तरीके से हमारा जो है एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन क्या होता है, व्हेन आयनिक पार्टिकल्स अंडरगो इनटू सॉल्वेशन प्रोसेस देन पार्टिकल्स डिसोसिएट, सो आयनिक पार्टिकल्स मिक्स विद द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। चलिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस हमारी सॉल्वेशन में होती है वही हमारा एसोसिएशन में होती है, बट हमारा यहाँ जो है सॉल्यूट चेंज हो जाता है। जैसा कि आपने नॉन एक्वा सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेशन, बट अगर आप नॉन एक्वा सॉल्वेंट में कोई आयनिक सॉल्यूट ऐड करेंगे जो कि आयन्स में ब्रेक होता है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएशन। इसमें हम जो है सॉल्यूट्स जो होते हैं वो हम आयनिक सॉल्यूट्स ऐड करते हैं। बेसिकली हमारा जो सॉल्यूट्स जो होता है वो हमारे आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसोसिएशन। और अगर हमारा नॉर्मल सॉल्यूट होगा तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेशन। तो यही हमारा दो डिफरेंस है हमारे इन दोनों प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, हमारा सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट इज़ नोन एज एसोसिएशन। मतलब जो हमारा सॉल्वेशन होती है हमारी आयनिक सॉल्यूट्स की, उसी को हम जो है एसोसिएशन कहते हैं। इसमें हमारा जो है सॉल्यूट होता है, जैसे हमारा ये सॉल्वेंट है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स हम ले सकते हैं, उसमें हम जो है आयनिक सॉल्यूट जो हमने ऐड कर दिया। अब आयनिक सॉल्यूट जो होता है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव जो में जो है हमारा डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो है ये सॉल्यूट जो है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में जो है हमारा डिसोसिएट हो चुका है और हमारा ये जो है एसोसिएशन प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा मिक्स हो जाता है। ये जो था हमारा एसोसिएशन प्रोसेस जो होती है वो हमारी 3 तरीके की होती है। फर्स्ट आता है हमारा फुली सॉल्वेटेड, सेकंड आता है हमारा सॉल्वेंट शेयर्ड और थर्ड आता है हमारा कॉन्टैक्टेड। चलिए इन तीनों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा फुली सॉल्वेटेड। फुली सॉल्वेटेड में क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट्स कवर सेपरेटली टू आयनिक एंड कटायनिक पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा आयनिक और कटायनिक पार्टिकल जो होता है हमारा सॉल्यूट के, उन दोनों को जो है हमारा सेपरेटली अलग अलग जो है वो हमारा कवर कर लेता है। जैसा कि आपने इसमें देख रहे हैं, जैसे हमारा ये आयनिक पार्टिकल है, हमारा सॉल्यूट जो है वो हमारा आयनिक है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसने हमारा आयनिक को अलग हमारा जो है कवर कर रखा है और हमारा कटायनिक को जो है वो हमारा अलग से कवर कर रखा है। तो अगर दोनों को अलग अलग कवर करेगा सॉल्वेंट तो उसे हम कहते हैं फुली सॉल्वेटेड। मतलब ये जो हमारा बहुत अच्छे से मतलब डिज़ोल्व हो चुका है, सोल्यूबलाइज हो चुका है, उसे हम कहते हैं फुली सॉल्वेटेड। फिर आता है हमारा सॉल्वेंट शेड। सॉल्वेंट शेड में क्या होता है, व्हेन सॉल्वेंट आर अटैच विद ईच अदर एंड शेयर्ड आवर पार्ट्स एंड देन कवर द सॉल्यूट। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा एक दूसरे से शेयर्ड होता है। मतलब हमारा नेगेटिव जो हमारा आयन है और हमारा कटायन है, दोनों को जो हमारा सॉल्वेंट कवर कर रहा है, वो जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे को मतलब जो है शेयर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट शेयर्ड। मतलब यहाँ जो हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारा शेयर्ड हो रहा है, पर यहाँ जो था हमारा अलग अलग जो हमारा फुली सॉल्वेटेड, मतलब अलग अलग जो हमारा सेपरेटली सॉल्वेंट जो है वो हमारा कवर कर रहा था एनायनिक और कटायनिक को। लास्ट आता है हमारा कॉन्टैक्टेड। कॉन्टैक्टेड में क्या होता है, इट इज़ वर्कड ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ये वर्क करता है। इन दिस आयन्स शेयर्ड विद ईच अदर। इसमें जो होता है हमारा आयन जो होता है वो हमारे एक दूसरे के साथ शेयर्ड होते हैं और आयन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसमें जो होता है हमारा बेसिकली आयन जो होते हैं या तो एक दूसरे से शेयर्ड होते हैं या फिर हमारा दोनों आयन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो फर्स्टली सॉल्यूट कॉन्टैक्ट देन सॉल्वेंट कवर द सॉल्यूट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूट जो होता है वो हमारा आयनायनिक और कटायनिक दोनों एक दूसरे से जो है हमारा कनेक्टेड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। सबसे पहले हमारा जो है सॉल्यूट जो हमारा आयनायनिक और कटायनिक दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, फिर हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा कवर करेगा हमारा सॉल्यूट को। मतलब सबसे पहले हमारा दोनों जुड़े, कटायनिक और अनायनिक जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा जुड़ जाएंगे, फिर हमारा जो है दोनों को हमारा जो है सॉल्वेंट कवर कर लेगा। इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्टेड। इसी के साथ हमारा जो है एसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसमें जो होता है हमें स्टडी करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी सॉल्युबिलिटी को या किसी भी हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को हमारे जो है अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी 3 तरीके की होती है। सॉलिड इन लिक्विड, किसी भी हम सॉलिड ड्रग को हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी।
किसी भी गैस या फिर हम जो है किसी भी गैस ड्रग को गैसेस ड्रग्स को हम जो है लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाहते हैं। और या फिर हमारा थर्ड आती है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड ड्रग को हम जो है लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड। चलिए इनको तीनों को एक एक बार डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट आती है हमारी सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड ड्रग को हम जो है लिक्विड में हम जो है डिज़ोल्व कर रहे हैं। व्हेन सॉल्यूट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, जब हमारा सॉल्यूट जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड सॉल्वेंट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। देन सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड, मतलब सॉलिड जो होता है उस केस में हमारा जो है डिज़ोल्व होता है लिक्विड के अंदर, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड है। तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा तो मतलब हमारा सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो हमारा सॉलिड जो होता है वो हमारा डिज़ोल्व होता है लिक्विड में। इसमें हमारा फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचर। नेचर क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट या फिर हमारा सॉल्यूट का जो हमारा नेचर होता है वो हमारा अफेक्ट करता है। नेचर इज़ सेम देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, अगर दोनों हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर नेचर जो होता है वो हमारा सेम होता है तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो वो हमारा बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होगा हमारा पोलर सॉल्वेंट्स में। इसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होगा। सेकंड आता है हमारा सरफेस एरिया। इफ़ सरफेस एरिया इज़ मोर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, अगर हमारा सरफेस एरिया जो होता है हमारा जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। थर्ड आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है व्हेन वी डिज़ोल्व सॉलिड इनटू लिक्विड, जब हम सॉलिड को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं टू रिएक्शंस ओकर्स, दो तरीके की रिएक्शन जो होती है वहाँ पर होती हैं। फर्स्ट आती है हमारी एक्सोथर्मिक, सेकंड आती है हमारी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज फ्रॉम द डिज़ोल्व, मतलब हमारा जब डिज़ोल्व करेंगे सॉलिड को लिक्विड में तब हमारी हीट जो होती है वो हमारी रिलीज़ होगी। इसमें हमारा एग्जांपल आता है पीओपी इन वाटर। जब भी हम पीओपी को हम वाटर में डालते हैं, ऐड करते हैं, पीओपी क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब उसको हम जो है वाटर में ऐड करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो हमारी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर पे, मतलब जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, जितनी हमारी जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरीके से हमारा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, इट एब्जॉर्ब हीट फॉर डिज़ोल्व, मतलब ये वो रिएक्शंस होती है जिसमें हमारा जो सॉल्यूट जो होता है वो हमारा डिज़ोल्व होने पे हमारा जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसमें हमारा आ जाता है शुगर इन वाटर। इसको आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि हमारा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में जो होता है हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा मिल्क और शुगर। जैसे जैसे मिल्क का हमारा टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी जो शुगर की हमारी जो डिसोल्यूशन कैपेसिटी होती है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से हमारा एक्सोथर्मिक आता है। एक्सोथर्मिक में जो हमारा सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी कम होती चली जाती है। तो यही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड गैसेस इन लिक्विड, मतलब हमारा कोई भी ड्रग्स जो है वो हमारी गैसेस फॉर्म में है और उसको हम जो है लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा आ जाता है व्हेन सॉल्यूट इज़ इन गैसेस फॉर्म, जब हमारा सॉल्यूट जो होता है वो हमारा गैसेस फॉर्म में होता है। एंड सॉल्वेंट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो उस केस में हमारा जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारी गैसेस इन लिक्विड होती है। नेचर नॉट अफेक्ट दिस, हमारा इसमें जो होता है हमारा नेचर जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज गैसेज इज़ नॉट पोलर एंड नॉन पोलर, मतलब हमारी गैसेज जो होती है वो हमारा पोलर भी नहीं होती और हमारा नॉन पोलर भी नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा जो नेचर जो होता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो हमारा अफेक्ट नहीं करता। इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी बढ़ेगी। सेकंड आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज़ होती चली जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा गैसेस में जो होता है वो हमारा ब्राउनियन मोशन होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा उसका जो पार्टिकल्स होता है वो हमारा जिगजैग मोशन बढ़ जाता है और उसमें जो कॉलिजन होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। अब कॉलिजन इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो हमारे गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा जो है अनस्टेबल हो जाते हैं और वो हमारा सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। तो यही हमारा जो है मतलब रीज़न होता है कि हमारा गैसेस में हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा आ जाता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? एट नॉर्मल टेम्परेचर, हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा जो प्रेशर जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। मतलब जितना ज़्यादा आप जो है प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो है सॉल्युबिलिटी होगी हमारी गैसेस की।
मतलब गैसेज और लिक्विड की हमारी सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो जार है उसमें अगर हम पिस्टन या फिर कोई भी अदर एपरेटस के थ्रू हम जो है उसमें प्रेशर जनरेट कर दें, अब उसके अंदर का हम अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यही हमारा कहता है हेनरीज लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। इसमें क्या होता है, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसे हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड। इसमें हमारा फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचर में क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक मेथड। इसमें जितना जो हमारा पोलर होगा, पोलर सॉल्यूट जो होता है वो हमारा पोलर सॉल्वेंट्स में ही जो है डिजॉल्व होगा। सेकंड आता है हमारा टेम्परेचर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतनी हमारी जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। थर्ड आता है हमारा प्रेशर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। जितना ज़्यादा आप जो है प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा हमारी जो है लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी लिक्विड में। यहाँ जो हम लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैसे हम जो है लिक्विड को लिक्विड में सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होता है, सरफेस एरिया भी हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। डिफ्यूज़न प्रिंसिपल्स को हम जानने से पहले इसमें जो हमारा डिफ्यूज़न देख लेते हैं कि डिफ्यूज़न होती क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, अगर डिफ्यूज़न को आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिएगा तो इसमें जो होता है हमारा जो हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारा ट्रांसफ़र होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू। मतलब कोई भी हमारा मास जो होता है या फिर हमारा कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू। यहाँ पर जो होता है हमारा मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो इसे हम कहते हैं हायर कंसंट्रेशन। और यहाँ जो हमारा मॉलिक्यूल जो होते हैं सिर्फ 4 प्रेजेंट है तो यहाँ जो हमारा लो कंसंट्रेशन है। अब लो कंसंट्रेशन क्या है, हमारे यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स की मात्रा जो है वो हमारी कम प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होंगे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। हमारे डिफ्यूज़न के जो है हमारे 2 लॉज होते हैं, फ्रिक्स फर्स्ट लॉ और फ्रिक्स सेकंड लॉ। फ्रिक्स फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ बैरियर इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें हमारा फ्रिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कितना हमारा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, मतलब कितनी ज़्यादा तेज़ी से हमारा जो है पार्टिकल जो है मूव होंगे, वो हमारा डिपेंड करेगा कि कितना हमारा जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर हमारा जो है 2 पार्टिकल्स, जैसे हमारे यहाँ पे जो है हमारे 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो हमारा 10 पार्टिकल्स जो है वो हमारा 4 पार्टिकल्स के थ्रू हमारा कितनी तेज़ी से मूव करेंगे वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा कितने ज़्यादा हमारे हायर कंसंट्रेशन पे हमारे कितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। अगर यहाँ पे हमारा जो है 10 पार्टिकल्स है और यहाँ हमारा 4 पार्टिकल्स है और हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में हमारे यहाँ पे 20 पार्टिकल्स है पर हमारा लोअर कंसंट्रेशन में सिर्फ 4 पार्टिकल्स है। तो हमारा किस केस में हमारा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा ज़्यादा हुआ। हमारा यहाँ 20 पार्टिकल जो होते हैं इसमें हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो हमारा ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हमारा दोनों कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा जो होता है वो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, मतलब उतनी तेज़ी से हमारा जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी। ये यहाँ पे हमारा जो है फ्रिक्स फर्स्ट लॉ की इक्वेशन आ जाती है। इसमें हमारा आता है J = dm/dt। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, J = -d × dc/dx। इसमें हमारा J जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को, dm जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ट्रांसपोर्ट को, मतलब कितना हमारा पार्टिकल जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट हुए हैं। dt जो होता है वो हमारा टाइम टेकन होता है, मतलब कितने टाइम में हमारे कितने पार्टिकल जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट हुए हैं। d जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्यूज़न कांस्टेंट को, और हमारा dc/dx जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। मतलब फ्रिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमारा जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही हमारा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिफ्यूज़न ओकर इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेशन। जो है नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हमारा जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो हमारी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है। तो इसी को हम जो है अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है, इट स्टेट दैट द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इन द सिस्टम। मतलब बेसिकली हमारा क्या कहता है कि हमारा कितना हमारा जो है चेंज इन कंसंट्रेशन हमारी कितनी होगी, मतलब कितने पार्टिकल जो है वो हमारे मूव होंगे, ये हमारा डिपेंड करता है कि जिस पार्टिकल्स पे हमें मेज़र करना है उस पॉइंट पे हमारी कितनी हमारी जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब एक पॉइंट है हमारा, फर्स्ट केस है हमारा जहाँ पे हमारे जो है 20 पार्टिकल्स हैं, बट हमारे जो है लो कंसंट्रेशन पे हमारे 4 पार्टिकल्स हैं, बट हमारा कुछ टाइम के बाद हमारा यहाँ जो है हमारा 18 पार्टिकल्स रह गए और यहाँ पे हमारे 6 पार्टिकल्स हो गए। तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न यहाँ हमारा जो है वो डिफरेंट होगा और यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो हमारा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा हायर कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज़ होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो भी हमारा कम होता चला जाएगा। तो बेसिकली हमारा फ्रिक्स सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये हमारा कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा वेरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन जो हमारी होती है पार्टिकल्स की वो हमारी चेंज होती रहती है। जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये हमारा कहता है कि जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिपेंड होता है डायरेक्टली, मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जिस पॉइंट पे हमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न निकालना है उस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, उस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो हमारी चेंज होती चली जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ जो देखा था, यहाँ जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा था, बट यहाँ जो हमारा 18 और 6 हो गया, हमारा लोअर कंसंट्रेशन जो है वो हमारे 6 हो गई है। तो यहाँ जो हमारा इसके मतलब कंपैरिजन में हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब हमारी डिफ्यूज़न की क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस में। ये जो होता है हमारा इट प्रेडिक्ट द रिलीज ऑफ ड्रग्स, मतलब ये जो होता है हमारा ड्रग के रिलीज़ को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। मतलब कोई भी हमने डोजेज फॉर्म लिया, जैसे हमने ओरल डोजेज फॉर्म लिया तो वो हमारी बॉडी में जाके किस तरीके से मतलब कितनी अमाउंट में हमारे जो रिलीज़ होगी उसकी प्रेडिक्शन में हमारा हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब हमारे कोई भी ड्रग्स जब हमने मतलब जो है इनटेक करी है तो उसका हमारा कितना हमारे बॉडी में जो है एब्जॉर्प्शन होगा उसको हमारा जो है प्रिडिक्ट करने में हमारा हेल्प करता है। और हमारा इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मतलब कितनी हमारी ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसमें भी हमारा जो है ये हेल्प करता है। तो बेसिकली हमारा रिलीज ऑफ ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों प्रोसेस में हमारा जो है डिफ्यूज़न का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आज हमने जो है यूनिट 1 को हाफ कंप्लीट कर लिया है, बाकी बचे हुए टॉपिक जो है वो हम लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लेंगे। और जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी इसमें कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।